अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। पाकिस्तान में सियासी ख़बरें रहती हैं और सियासी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, कभी कंट्रोवर्शियल, मोस्टली कंट्रोवर्शियल और कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये जो सियासत है, इससे इसके पैराए में अगर आप देखें, जहाँ के एक यानी कि लड़ाई झगड़े होते हैं, कंपटीशन होती है, कॉन्टेस्टेशन होती है, इस सब में जो कुछ मेजर इश्यूज़ हैं दे गेट लॉस्ट, और वो इसी की जो सियासत है उसी की भीड़ चढ़ जाते हैं कि जो इशू का मेरिट है उस पर अमूमन बात होती नहीं है, और अगर होती भी है और शुरू भी होती है फिर ख़त्म हो जाती है। तो दो मामलात हैं नाज़रीन। एक तो NFC अवार्ड के हवाले से। NFC अवार्ड कहा जाता है 15 साल पहले एक डिटरमिन हुआ था और हर शायद 5 साल बाद नया आना चाहिए NFC अवार्ड। NFC अवार्ड जैसे आप जानते हैं, जो पैसा जमा करती है फेडरेशन, जो सेंटर जमा करते हैं, वो फिर किस तरह से बांटती है टू द प्रोविंसेस। अभी कल ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक NFC अवार्ड को रीविजिट करने के लिए एक कमेटी बनाई है। अब ये सवाल उठ रहा है, और इससे पहले एक्चुअली कि अवार्ड पर बात हो या कोई उसकी कमेटी अपना काम भी शुरू करे, तो कुछ सियासतदानों की इस पे कुछ रद्द अमल आ गए। सुनिएगा बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते हैं। एब्सोल्युटली NFC में मजीद तब्दीलियां तो आने हैं। आपको याद होगा कि जो माजी पिछले NFC अवार्ड दिया गया वो 18वीं तरमीम पास होने से पहले दिया गया। उसी आइन में वो तो ऑलरेडी मौजूद है कि जो आप नया NFC अवार्ड देते उसमें आप सूबाई हुकूमतों के शेयर्स में कमी नहीं लेकर आ सकते, कि वफाकी हुकूमत को वो अपना जिम्मेदारी पूरा करना चाहिए, तमाम सूबे के साथ मिलके बात करना चाहिए, और कंसेंसस से हमें एक आईनी NFC अवार्ड देना चाहिए। गैर आईनी NFC अवार्ड के साथ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। गंडापुर साहब का क्या कमेंट था इस पे, सुन लीजिएगा। जब लास्ट NFC हुई, उसके बाद दोबारा किसी ने जहमत नहीं की कि दोबारा की जाए, और हमारा तो इतना बड़ा राइट था उसके अंदर। तो एक ऑर्डिनेंस हो रहा है, गैर आईनी ऑर्डिनेंस किया जा रहा है बार बार, और NFC रिवाइज नहीं हो रही। और अब इस वक्त जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि ये NFC को रिवाइज करना चाहिए। अच्छा, वो कह रहे हैं NFC को रिवाइज करना चाहिए। तो एक जनरल आपने देख लिया कि ओवरऑल क्या पिक्चर है, और अभी ये नई बात है दोनों NFC का और सूबों की बात तो फैसल वाडा साहब ने की है, ये गवर्नमेंट की तरफ से सच नहीं आई। अलबत्ता ये कह रहे थे क्यानी साहब के भी अगर ये बात आगे बढ़े तो इस पर डिस्कशन हो सकती है। बट एनीवे, इस सबको डिस्कस करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ हैं हफीज़ पाशा साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस डेवलपमेंट। बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ स्टूडियो में हैं दानियाल अजीज़ साहब, सीनियर पॉलिटिशियन, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन। लेकिन उससे बढ़ के मेरा ख्याल है कि हम जिस हवाले से दानियाल अजीज़ साहब को जानते हैं, और आई मीन हिज एक्सपर्टीज़ वेल एस्टैब्लिश्ड, वो गवर्नेंस में है और लोकल गवर्नमेंट में ख़ास। प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो दानियाल। और ज़ुबैर साहब हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ सिंध, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मोहम्मद ज़ुबैर साहब प्राइवेटाइजेशन को भी हिट कर चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, और इन मामलात पर उनकी भी बड़ी गहरी नज़र है। हफीज़ पाशा साहब, ये NFC अवार्ड के हवाले से हम चाह रहे थे कि व्हाट इज़ योर टेक। अभी जो कमेटी बनी है, और इसमें आपको लगता है बात आगे बढ़ेगी और किस तरफ बढ़नी चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये 15 साल गुजर चुके हैं, अब हम 11वें NFC अवार्ड पे पहुंच गए और हालात आगे नहीं बढ़ पाए, जबकि ये अवार्ड जो था 7वां, वो 2015 तक मुश्किल से चलना चाहिए था, उसको आगे बढ़ाना चाहिए नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रोविंसेस इस बात पे अब रजामंद हो जाएंगे। मेरी अपनी राय ये है कि बहुत से इश्यूज हैं, और ख़ास तौर पे मेरे सामने इस वक्त जो बड़ा इशू है कि जो भी निज़ाम हो उसमें ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे सूबे जो हैं वो कोशिश करके अपने टैक्स के निज़ाम को बेहतर करें। इसलिए कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हालांकि उनके पास काफ़ी पोटेंशियल है, उन्होंने अपने टैक्स के निज़ाम को आगे नहीं बढ़ाया, जबकि 2010 में जब उनको शेयर में बहुत इजाफा हुआ तो दे डिसाइडेड कि हम
फेडरल ट्रांसफर्स पे गुजारा करेंगे। लिहाजा मेरी अपनी राय यह है कि कम से कम अब जो फार्मूला आए उसमें ये कोशिश होनी चाहिए कि जिस तरह 1996 के अवार्ड में, जिसमें थोड़ा सा मेरा रोल था जी, उसमें ये होना चाहिए कि जो प्रोविंस अब एक बजट में प्रपोजल्स मुनासिब लाता है, तो हमने उस वक्त तय किया था कि फेडरल गवर्नमेंट एक इंसेंटिव देगी कि आपको उस अमाउंट का एक फेडरल गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, एडिशनल ग्रांट। तो ये निज़ाम की इसलिए ज़रूरत है कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो अभी भी बहुत कम है, और हैरत अंगेज बात यह है कि प्रोविंसेस का जो रेशियो है वो 1% भी नहीं है। इसलिए मेरी अपनी राय यह है। इसके अलावा बहुत से इश्यूज हैं, बट मैं सिर्फ इस पर इशारा करना चाह रहा था, और आपका शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दानियल, आपने सुना वेरी क्विक कमेंट, जो अभी तो जाहिर है थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बट व्हाट्स योर टेक गिवन, मतलब आप दोनों तो पॉलिटिशियंस रह चुके हैं फॉर सो मेनी इयर्स, बट नाउ सिंस यू आर नॉट एसोसिएटेड विद द पार्टी, एक ब्लंट आपसे यानी एक कैंडिड ओपिनियन मैं चाहती हूँ कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है, आई डोंट वांट टू सेकंड गेस, लेकिन फिर भी ये एनएफसी जो कमेटी बनी है उसमें क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल में जो पिछले करीबन 3 बरस से हम देख रहे हैं कि ये एक फिस्कल पैक्ट सो कॉल्ड, ये नया लफ्ज इन्होंने दिया है, उसके ज़रिए से फेडरल गवर्नमेंट जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट है वो कंट्रोल कर रही है सूबों से सरप्लस बजट बनवा के। इसका मतलब ये है कि जो सूबे के पास पैसे जा रहे हैं वो नहीं खर्च रहे ताकि फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा मिल सके। तो ये एक बैकडोर अरेंजमेंट है ऑलमोस्ट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं तो है। सूबे एग्री कर रहे हैं कि जी, सूबे फिलहाल एग्री कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनके पैसे जा रहे हैं, वो पैसे उनको मिलेंगे, लेकिन वो फिलहाल सरप्लस बजट कर रहे हैं ताकि आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज के तहत जो डेफिसिट है वो मीट हो सके। क्योंकि जब डेफिसिट कैलकुलेट होता है तो वो सूबे और फेडरेशन को इंक्लूड करके होता है, तो अगर वहां सरप्लस है तो फिर यहाँ डेफिसिट बढ़ाएं तो ओवरऑल डेफिसिट नहीं बढ़ता, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो इस सिलसिले में अब अगर ये करते हैं तो ये तो बहुत अलहदा बात है कि उनका शेयर ही कम कर दें आप। तो मेरे ख्याल में जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक वगैरह, जो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो भी इस बात पे बहुत असरार करते रहे हैं साल कि एजुकेशन और हेल्थ जो 2 एक्सपेंडिचर्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना है, और इसके साथ साथ जो पॉवर्टी रिडक्शन के जैसे ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो इन चीज़ों को ऊपर वो कोई गुंजाइश नहीं पैदा करते। तो दूसरे लफ्ज़ों में, क्योंकि मनी का एक कॉन्सेप्ट है फंजिबिलिटी का, तो जब आप उनके पैसे कम कर रहे हैं तो नेचुरली उनका जो एजुकेशन और हेल्थ बजट है उसके ऊपर भी स्ट्रेस आएगा। लेकिन ये कहते हुए मैं ये समझता हूँ, जो आप पॉलिटिकल साइड पूछ रही हैं, मैं हैरान नहीं हूँगा अगर इस मसले का भी वही हल निकले जो 6 कनालों का निकला था, क्योंकि ये एक हॉट पोटैटो है पॉलिटिकली। ये बड़ी देर के बाद मामला सेटल हुआ है, और फेडरल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम असल में ये है, उनका रेवेन्यू स्कैर्सिटी नहीं है, उनका मिसयूज है। आप देखें तकरीबन 8.2 या 8.3 ट्रिलियन ये डेट सर्विसिंग में दे रहे हैं। इनको किसने कहा था कि आप कर्जे डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल कर दें? यानी सिर्फ जो पिछली हुकूमत थी इससे पहले की, जो 1947 से लेके 2018 तक कर्जा लिया गया था, वो 2018 से 2022 तक वो डबल कर दिया गया, डबल। और अभी ये फिर से ऑन ट्रैक है औरंगजेब साहब, ये गवर्नमेंट, कि अगर इसके 5 साल इसी तरह ही चले तो ये फिर से डबल होगा, तो ये जो फर्ज करें आप, इन्होंने हमें बताया कि जी थोड़ी देर आप भी कमर कस लें, हम भी पत्थर पेट पे रखेंगे, वो किधर गया पत्थर जो पेट था? मेरा ख्याल है जो 1 रुपया नहीं इन्होंने बचाया। आप जो पॉइंट कह रहे हैं वही पॉइंट है जो बिलावल ऑलरेडी इज सेइंग कि जी आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो अखराजात है उसको कम करते हैं। आखिरी जुमला देखें, अगर आप फर्ज करें 10% भी काट देते हैं प्रोविंशियल शेयर, यानी अभी अगर ये 55.5 57.5 है तो आप 47.5 पे लेते हैं, कितने पैसे आपको मिल जाएंगे? नॉट मोर देन 1.5 ट्रिलियन। तो 1.5 ट्रिलियन तो फेडरल गवर्नमेंट की मूंछ भी नहीं गीली होनी। तो ये क्या करेंगे? सिर्फ ये करेंगे कि जो थोड़ा बहुत एजुकेशन हेल्थ में, सबसे बड़ी बात है प्रोविंसेस जो हैं वो ओवर स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट्स को अपना शेयर नहीं दे रहे। जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस हैं वो एसेंशियली डेड है। तो बेसिकली वो एक सेकंड, और ये स्लाइट ऑफ हैंड ब्यूरोक्रेसी दिखा रही है, क्योंकि जो 1.5% ऑफ जीएसटी ओक्ट्रा जिला टैक्स में लोकल गवर्नमेंट्स को मिलना था वो भी अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने नाम से रियली पॉइंटिंग आउट मल्टीपल इश्यूज जहां के प्रॉब्लम है, और इसका इट्स नॉट इतना सिंपल हल नहीं है कि इससे आप
NFC अवार्ड के थ्रू इसको हल कर सके। जुबैर, आप बताइएगा व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस वेरी क्विकली ऑन दिस NFC जो कमेटी बनाई है, क्योंकि मेरे जहन में सवाल तो यही है कि जो पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन है, क्या अग्रीमेंट होगी। मुझे याद है पिछला वाला जो था उसमें तो डार साहब और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एग्री किया था मिलके। आपको इसी तरह की सिचुएशन लग रही है? विल देयर बी एन एग्रीमेंट? देखिए, ये बहुत ही मेरा ख्याल वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस है कि सारे सूबे और वफाक बैठ के एग्री करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, कंसेंट के साथ कि शेयर कैसे होना चाहिए, वफाक कितना दे सिंध को, पंजाब को, बलूचिस्तान को। 2010 का जो NFC अवार्ड है, दैट वाज अ रिमार्केबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। Let's be honest about it, and we should give credit to all those chief ministers and the prime minister. यूसुफ रज़ा गिलानी थे और उसकी बड़ी जबरदस्त मुजाहरा भी किया था, गवादर में बैठ के एक सर्विंग यूनिवर्सिटी से कॉन्फ्रेंस सबने साइन किया था। और उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि पंजाब ने थोड़ी सी इंटरेस्टिंग दिखाई थी कि वाजपेयी जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपना पंजाब से थोड़ा सा कम किया था ताकि दूसरे आई रिमेंबर। ठीक। तो अब बात ये इतना बड़ा चैलेंज है, जैसे दानियल कह रहे थे कि एक तरफ बिलावल भुट्टो हैं जो समझते हैं कि जी सूबों को ज्यादा मिलना चाहिए, दूसरी तरफ एक इशू है जो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है चाहे वो एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर जो है कि इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अभी ऑलरेडी पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं इन शोबों में हेल्थ और एजुकेशन के, वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, द वर्स्ट इन एशिया आफ्टर अफगानिस्तान। यू कैन इमेजिन, और बाकी सब कारण बिल्कुल हम तो अब वो सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर वो उसमें से भी कटौती कर देंगे, फिर प्लस सरप्लस का भी कहेंगे, तो फिर सफर कौन करेगा? अभी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, अगले साल करोड़ नहीं जाएगा, तो फिर फायदा क्या होगा? और वफाक के पास कब से इतना जबरदस्त मैकेनिज्म है कि जी वो अपनी जो स्पेंडिंग है उसको अच्छे तरीके से करेंगे। एक दो एग्जांपल मैं देता हूँ। एक तो कर्जे वफाक ले रहे हैं ना, हम तो उसको मुबारकबाद के तौर पर एक पॉजिटिव एलिमेंट के तौर पर लेते हैं एज अ मेजर इकोनॉमिक अचीवमेंट, लेकिन और फिर वफाक ये कहते हैं कि सूबे बर्दाश्त करें हमारे साथ मिलकर जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट वापस करते हैं। तो भैया आप कर्जों पर थोड़ी सी कर्जन हो गए ना। दानियल जो अभी बात कर रहा था कि पिछली हुकूमत पीटीआई ने कितना बढ़ाया था, उन्होंने 19 ट्रिलियन लिया था 3.5 साल में। ये जो प्रेजेंट 3 साल है इसमें 38 ट्रिलियन ऐड हुए और फर्दर, तो 80 ट्रिलियन के करीब आपके टोटल कर्जे पहुंचे। उसकी जाहिर है किस जब आप पे करने प्रेशर होता है। ठीक है जी जुबैर, आई गॉट द पॉइंट। आई थिंक बेसिकली आप दोनों जिस चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं वो ये है कि भाई आपने कमेटी तो बना ली है, लेकिन दानियाल ने तो बड़े स्पेसिफिक इश्यूज उठा दिए हैं कि जो आई थिंक ऑल द प्रोविंसेस विल रेज दीज इश्यूज, और यही मामला रहेगा जहां तक के पॉलिटिकल उसकी डायमेंशन है। आई थिंक वील रन इनटू बिग प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी यू हैव टू बाइट इनटू इट। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। दूसरा मामला जो है वो सूबों से रिलेटेड है, और ये कि नए सूबे बनने का, और इस पर बात होती रही है बहुत दहाइयों से। हम देख रहे हैं कि हम तो कहेंगे शोशा छोड़ा जाता है, बस फिर बात खत्म हो जाती है। क्या इसकी जरूरत भी है या नहीं? ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं, ये सूबों की जो बात हो रही है। फैसल वाडा साहब ने कहा जी सूबे बनने चाहिए, बेटर गवर्नेंस। हमें याद है इससे पहले MQM ने भी कहा था कि जी पता नहीं 19 सूबे बनने चाहिए जब 18th अमेंडमेंट पर काम हो रहा था। उससे पहले भी शायद कमाल असफर साहब ने 80s में जिक्र किया था कि फॉर बेटर गवर्नेंस बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उनसे कहा था एज अ प्राइम मिनिस्टर कि कोई रिपोर्ट लिखें ऑन गुड गवर्नेंस, सो ही टॉक्ड अबाउट इट। उसके बाद फिर कहीं लोकल गवर्नमेंट पर बात होती है, फिर नए सूबे बनने पर बात होती है। सराय की बेल्ट में कहा जी अभी सूबा बनने जा रहे, रेजोल्यूशन भी पास हो गई, ये भी हो गया। कराची से अभी एकदम से जब सूबों की बात हुई तो उन्होंने कहा किसी सूरत हम ये नहीं बनने देंगे सूबे, किसी सूरत कराची को हम सिंध को नहीं करने देंगे डिवाइड। तो बहरहाल मेरिट्स क्या हैं इस मामले के? और वैसे तो अभी आपने सुन लिया था कि क्या कह रहे थे इनके एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर के राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा ऐसी बात है इसमें कुछ है नहीं। चलें जी, कुछ है नहीं, फिर भी दानियाल थोड़ी इस पर बात करते हैं। इशू इज़ इम्पोर्टेंट जी, इशू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरी सिर्फ ये बात है कि इसमें गवर्नमेंट को या जो भी इसके बारे में सोच रहा है, कोई
इशू नहीं है सूबे बनाने के साथ, ज़रूर बनाएं, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्यों ये काम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होनी है। वो ज़ुबैर साहब बेहतर बता सकते हैं, ये कल भी हमारी बात हो रही थी इसी पे। लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभी पाकिस्तान ने एक एक्सपीरियंस किया है जिसमें तमाम ट्राइबल एजेंसीज़ को आपने खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया। वो जो सारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट थी, वो मंतक थी, लॉजिक फ्रेम था, सारा कुछ खर्चों के हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इंतजामिया के हवाले से, सब कुछ, वो अभी गंगा एक तरफ बह रही थी तो आपने उनको मर्ज कर दिया प्रोविंस में। हालांकि पॉलिटिकली उसकी भी कॉस्ट दिया आपने। फाटा वाले बहुत सारे थे जो कह रहे थे कि हमें मर्ज ना करें। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब हम सूबों की तरफ जाएंगे। फाटा को जो मर्ज किया वेरी क्विकली, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? आप क्या कहेंगे? वाज इट पॉजिटिव? कुछ भी नहीं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपको देखें, ये मैं आपको बात बताना चाहता हूं ताकि आपके नाजरीन को समझ आ सके। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं इनके बढ़ाने से आपका नेसेसरली गवर्नेंस या आपके आउटकम्स बेहतर नहीं हो जाते। आप देखें पहले कितने ज़िले थे पाकिस्तान में, अब कितने ज़िले हैं? पहले कितनी तहसीलें थी, अब कितनी, यानी सैकड़ों की तादाद से ये बढ़ गए हैं और डिवीजन्स बढ़ गई हैं। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, परवेज़ इलाही साहब जब थोड़ी देर के लिए आए थे उन्होंने गुजरात को डिवीजन बना दिया, तो वहाँ क्या शहद और दूध की नहरें बह गई हैं? नहीं बही है ना, क्योंकि जो इंटरनल गवर्नेंस है, जो हायरार्किकल डेवोल्यूशन है, आप हॉरिजॉन्टल सेपरेशन तो एक बात है ना, जब तक आप हायरार्किकल नहीं करेंगे, यानी ये नहीं समझ सकते आपके सूबा कभी लोकल गवर्नमेंट का सब्सिट्यूट होगा। जो हमारे एक एक सूबे जितने, एक एक डिस्ट्रिक्ट जितने ममालिक हैं उनके भी नीचे लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो ये एक फजूल मतलब कोशिश, अगर आप समझते कि चले लोकल गवर्नमेंट्स तो हजम नहीं हुई सियासी बरादरी से, तो चले हम फिर जो है ना ये सूबे बना देते हैं, तो ये तो बट दे आर नॉट द सब्स्टिट्यूट। यही तो बात है, वो वही रहेगा सब कुछ। अब आप देखें इस्लामाबाद कितना छोटा है, यहाँ पर नहीं लोकल गवर्नमेंट बर्दाश्त करते, हालांकि इधर कोई सूबाई हुकूमत नहीं है। तो ये मतलब इंतजामिया और ये सियासी जमातें, ये जो सियासी जमातें तो ये कम है, फैमिली फीफडम ज्यादा है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करते ना। इतने रिश्तेदार नहीं है इनके, जितने जिले हैं, जितने लोकल गवर्नमेंट्स हैं वहां एक एक लगा दे, होते तो शायद ये कर भी देते। तो आपका ख्याल है कि इसमें तुक ही कोई नहीं, बेसिकली आप कह रहे हैं गवर्नेंस बेहतर करनी है तो उसका तो तरीका लोकल गवर्नमेंट। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप हर 19 सूबे कहते हैं ना, तो आप 19 नए हाई कोर्ट्स बनाएंगे, 19 नई आप पार्लियामेंट्स बनाएंगे, असेंबलीज बनाएंगे, 19 नए आप, उससे बजाय आप लोकल गवर्नमेंट को बेहतर, वो भी मौजूद है, आपको चला के दिखाया, सब कुछ है, आइन में यूनानिमस है। 140A यूनानिमस। रजा रब्बानी साहब जब ने 18वीं तरमीम बनाई तो यूनानिमसली इसको पास किया था कि ये उन कालो धब्बों में नहीं है जो माजी के डिक्टेटर्स ने लगाया, बल्कि इसको और स्ट्रेंथन किया कि इलेक्शन कमीशन करेगी। तो फेलियर तो जुडिशरी का है और पॉलिटिकल क्लास का है। जुडिशरी ने तो जजमेंट्स भी दी थी कि आप करें लोकल जजमेंट दी, पीस मिल जजमेंट। सबसे पहले तो साकिब निसार ने सत्यानाश किया। वो शाह साहब जो थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, आजकल वो सीनियर पोजीशन जज है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक ऐसा आला दर्जे का और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फैसला दिया था और आइन को बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया था। इन्होंने यहां लाके उसकी धज्जियां उड़ा दी साकिब निसार साहब से। तब से लेके आज तक वो क्या उसमें जेल रोड के ऊपर एक फैसला था कि लोकल गवर्नमेंट के पूछे बगैर एक ओवरपास अंडरपास बनाना शुरू कर दिया था। तो उसमें उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी देखते हुए उन्होंने सारा आईनी जो तकाजा था आर्टिकल 140 के, कैसे वो मतलब इसके ऊपर इफेक्ट होगा, कैसे आप डिसीजन ले सकते क्या नहीं ले सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा तय कर दिया। और उसको सिर्फ अगर आप होल्ड करते तो ये चीज चल निकलनी थी। अभी हम कहां के कहां पहुंच जाते, बट ही रूल्ड दैट। उसके बाद जब पीस मील हुआ, वो जस्टिस गुलजार ने आखिरी दिन में एक फैसला कर दिया कि ये जो डिले हुआ, नहीं डिले वाला किया था बंदयाल साहब ने, वो भी एक पीस मील था, उसमें 6-7 इश्यूज थे, सिर्फ एक करके बाकी छोड़ दिया। तो ये लिप सर्विस है। आज जिन ये अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, वहां झड़कते हैं, वो उठा के चीजें फेंकते हैं, वो मतलब डैम बना ओ भाई, जो आपका असल काम है वो तो करें। आर्टिकल जुबैर साहब के पास चलती जी। जुबैर साहब आप इस पर बात कीजिएगा, बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू यू। मेरा ख्याल है आप कह रहे थे कि अगर प्रोविंसेस बनाने तो बनाएं, लेकिन तरीके से बनाएं। लेकिन जो दानियाल बात करें वो तो कह रहे हैं कि अगर गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस इज योर ऑब्जेक्टिव, तो वो तो नहीं होता बस प्रोविंसेस बनाने से। देखिए, एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझने की है। आप पंजाब की हद तक इतना फोकस रखेंगे, दानियाल जो ज्यादा बात करते हैं पंजाब की हद तक करते हैं, सिंध को ले लेना, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, और फाइनेंशियल हब जो है पाकिस्तान का, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें गवर्नेंस कैसे होती है। अब इशू आप देखें जरा, पॉलिटिकल माइनफील्ड क्या है कि पीपल्स पार्टी की एग्जांपल ले लें, वो इंटीरियर सिंध से सीटें लेके आके विदाउट विनिंग अ सिंगल सीट इन कराची स्टार्ट्स टू गवर्न सिंध, जबकि बिल्कुल दो मुख्तलिफ इशूज हैं। एक अर्बन एरियाज है, एक रूरल एरियाज है।
उनके कल्चर, उनकी जुबान, उनका रहन सहन, उनके इकोनॉमिक चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज मुख्तलिफ है। सो आप ये कह रहे हैं कि पूरे के पूरे सूबे को आप एक तरह से ट्रीट करेंगे, एंड दैट इज वाई पॉलिटिकली इट हैज डैमेज्ड पाकिस्तान, बिकॉज कराची अगर नहीं आगे चलता, और पीपल्स पार्टी का कराची से कोई इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज उनको वोट इंटीरियर सिंध से मिलते हैं। सो आप खुद बताएं कि अगर कराची प्रॉस्पर नहीं करेगा तो पाकिस्तान कैसे प्रॉस्पर करेगा? सो समवन हैज टू ओन कराची, और ओन कराची करने के लिए अगर यही प्रेजेंट सिस्टम रहे कि आप ब्रेकअप ना करें सूबों को, फिर कैसे आगे चले? अच्छा जुबैर, ये आई मीन जो आप फरमा रहे हैं सिंध के बारे में, आई एम अ लिटिल परप्लेक्स। मुझे समझ नहीं आई, मुझे तो लग रहा है जैसे आप फरमा रहे हैं कि वो कोई फॉरेन जगह है सिंध और इंटीरियर और जो नहीं, सॉरी इफ आई मेक वेरी, मैं वांट टू कम बैक टू यू। मुझे तो लगता है प्रॉब्लम तो ऑब्वियस है, सबको पता है। अब वो जो अप्रोच है उस पर आप जरूर फरमा सकते हैं, लेकिन ये कि सिंध इंटीरियर में से कोई आए तो वो कराची नहीं मैनेज कर सकता, थोड़ा एलैबोरेट करें। आई एम नॉट क्लियर। एलैबोरेट मैं कर देता हूँ। देखिए ना, 17 साल होती है ये रियलिटी। 17 साल इज नॉट अ स्मॉल टाइम। अनइंटरप्टेड 17 ईयर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगे तो वो काफी हद तक टर्न अराउंड कर सकता है एक सूबे को। अब यहाँ क्यों नहीं हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, और एक इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कराची कि पाकिस्तान के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। सो अंडर द प्रेजेंट इलेक्टोरल सिस्टम, अगर पीपल्स पार्टी, और अगर क्या ऐसा ही होता है, वो बगैर कराची को में सीट लिए हुए वो हुकूमत बना देती और मैनेज कर रही होती है। अब जब वो मैनेज करती है तो उसका वोट बैंक जो है वो इंटीरियर सिंध में, रूरल बेल्ट में, दे स्टार्ट टू केयर मोर अबाउट रूरल बेल्ट एंड नॉट अर्बन बेल्ट। और यहाँ एक रिएक्शन आना शुरू हो गया, और क्या रिएक्शन, क्या आप देख लें, अभी फ्री फ्री इलेक्शन करा लें, बिल्कुल मुख्तलिफ रिजल्ट्स आएंगे कंपेयर टू इंटीरियर सिंध, क्योंकि लोगों की इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर यहाँ आप नई दो सूबे बनाते हैं, बिकॉज ऑफ, और नहीं बना सकते बाय द वे पॉलिटिकली, बिकॉज हम सब चीजें सही, कालाबाग डैम मेड अ लॉट ऑफ सेंस, बट वो नहीं बन सका बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। तो ये इसका आसान काम नहीं है, ये एनएफसी से भी बहुत बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल देखना चाहिए। और इसमें वो जो नेगेटिव चीजें भी हैं, डाउन साइड भी होती है कि जी जाहिर है जितने सूबे बनेंगे उतने आप चीफ मिनिस्टर्स होंगे, उतनी डाउन साइड लगती है ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और सब दूसरी बात ये जो मेरा कंसर्न है, देखिए पंजाब, प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड, पंजाब में जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका थिंकिंग क्या होती है। जीटी रोड जीत जाए तो आप इस्लामाबाद में हुकूमत बना लेते हैं और पंजाब में हुकूमत बना लेते हैं। अब आप एक जीटी रोड की इंपॉर्टेंस की वजह से यू डोंट केयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड पंजाब, और लोगों का यहाँ थिंकिंग ये होती है कि ये, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आप पीएमएलएन की लीडरशिप को देख लें, हु इवन स्टेप्स इन सिंध और कराची। नवाज शरीफ 2018 में लास्ट टाइम है, मरियम नवाज जब से चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है पीएमएलएन पाकिस्तान का, वो आज तक नहीं आई 3 साल से। दे डोंट इवन केयर 67 नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली सीट्स जहां हों। तो इस वजह से छोटे सूबे होने का एक फायदा यह है कि पंजाब की जो कंट्रोल है हर चीज में, वो कम से कम टूट सकेगा। अदरवाइज तो यहां से बैठ के लोग सोचते कि आधी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड मोस्ट पीपल थिंक कि हमें उस तरह से कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिलती। लेकिन इसको करना जाहिर सी बात है जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करें। आप कराची में रेफरेंडम करा के देख लें वेदर दे वांट टू बी पार्ट ऑफ सिंध और नॉट। 90% से ज्यादा कहेंगे दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ सिंध। जी, इफ वी टेक द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस तो बात शायद कहीं और चली जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आपने सुना मोहम्मद जुबैर साहब, बड़ा उनकी एडवोकेसी के जी सिंध भी पंजाब भी उसको डिवाइड करें, लेकिन सवाल है गुड गवर्नेंस उससे आएगी या नहीं, और ये डिवीजन से क्या फ़ायदा होगा। विल गो टू दानियाल आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात तो वाडा साहब ने शुरू की थी, वो जब बात करते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं सोच विचार हो रही होती है, ही टॉक्स अबाउट इट, बट बहरहाल इम्पॉर्टेंट इशू हमने सोचा इस पर बात करें। जी दानियाल, आपने सुना जुबैर साहब का क्या वजह थी, वो कह रहे हैं कि उनका पीपल्स पार्टी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कराची नहीं मैनेज कर सकते, पंजाब है, पंजाब इज़ डोमिनेटिंग पाकिस्तान, हैंस अगर आप ये करें इससे फ़र्क पड़ेगा।
ये सारी चीज़ें देखते हुए जी हमने ये सारा आजमाइश की थी। जिस वक्त डेवोल्यूशन प्लान बना था उस वक्त ये पाकिस्तान की जो इकाइयाँ हैं वो बड़ा वाह वेला मचा था कि जी प्रोविंसेस बाईपास हो रहे हैं, प्रोविंशियल फ्रेम में नहीं है, या आइनी है नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुख्तलिफ कंसल्टेशंस के ज़रिए और डायलॉग के ज़रिए ये बात तय कर ली गई कि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं इनकी जो प्रोविंशियल फ्रेम के अंदर ही काम करेंगी, और वो क्लियरली लॉ में लिख दिया था। और उसमें जो प्रोविंशियल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी in terms of oversight, in terms of accountability, in terms of audit, सारी चीज़ें वो सब तय कर दिया था। इसीलिए तो यूनानिमसली आर्टिकल 140A पास हो गया था, और वो जो हार्डेस्ट स्टॉलवर्ड्स थे प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस के और वो सारी चीज़ों के, वो भी मान गए कि ठीक है जी ये बेहतर गवर्नेंस है। अब वो गवर्नेंस का सोल्यूशन था, तो वो पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो सारी आर्बिट्राज करके तो ये इख्तियारात दिए गए थे। प्रॉब्लम ये हुई कि प्रोविंसेस जो हैं, प्रोविंशियल पार्टीज जो हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, उनका बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है अपनी तरफ से इन्हीं कामों पे है जो लोकल गवर्नमेंट्स करते हैं, क्योंकि उनको और कुछ आता नहीं है। आज भी आप देख लें, पंजाब के मिसाल ले लें, ये खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लें, इधर PTI ने लोकल गवर्नमेंट अभी मौजूद है और वो लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जाके असेंबली के सामने एहतजाज कर रहे हैं, इधर अडयाला के सामने एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे इख्तियारात, हमारा पैसा किधर है। और इसी तरह से अगर आप पंजाब में देखें, वहाँ तो खैर है ही नहीं, लेकिन जितने भी काम चीफ मिनिस्टर साहिबा कर रहे हैं वो सारे लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस हैं। BHU से लेके सफाई सुथराई से लेके पानी का निकास से लेके बच्चों के स्कूलों के दूध लेके, तो है ही नहीं। तो इनका नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो हायर गवर्नमेंट फंक्शंस हैं, जो कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस हैं, जो लॉ मेकिंग के फंक्शंस हैं, जो सारे निजाम के एनालिसिस करके उसमें से हल निकालने के फंक्शंस हैं, वो इनके पास स्टफ ही नहीं है। तो कहाँ से लाए? मुश्किल से इनको लेजिस्लेशन के स्पेलिंग आते हैं, तो हम कहां से एक्सपेक्ट करें? तो ओवर द इयर्स हमने एरोड कर दिया डेमोक्रेटिक बेस जो है, इन फैमिली फीफडम्स में कन्वर्ट कर दिया। जबकि एक ज़माना था, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जब ये लोकल गवर्नमेंट्स बनी थी तो उस वक्त 2005 में इनका नया इलेक्शन हुआ था, और ये जो 2002 वाले इलेक्शंस थे इनमें प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली भी इकट्ठी चल रही थी। बहुत सारे सीनियर सियासतदान ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा दिया प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली से और चूज किया जाके लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि उनको उन्होंने गलियां नालियां बनानी थी। So let the एतजाज एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, दानिया अदर्स बी इन द नेशनल पार्लियामेंट, जो वो लेवल ऑफ फंक्शंस हैं, जो दूसरे हैं वो प्रोविंशियल, और जिन्होंने गलियां नालियां बनानी है वो जाके वहां जवाब दें लोगों को। अब ये एक अजीब बैकरूम पॉलिटिक्स है कि आपने इधर से बैठ के सब कुछ तोड़ मरोड़ना है, उधर आपको कोई जवाब दे ही नहीं। आपको डेवलपमेंट फंड्स भी तो मिलते हैं, तो यही मैं कह रहा हूँ ना। तो उसमें प्रॉब्लम तो ये है सारी। अब उसमें ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, इसको हजम नहीं हुआ इनसे, और इन्होंने इसकी जगह में जो PTI ने भी जो सो कॉल्ड इन फेवर ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, इंतजामिया को ठेका दे के इसका बनाने का, तो डिस्ट्रिक्ट का सतह ही खत्म कर दी। यानी जहां एडमिनिस्ट्रेशन का मेन स्ट्रेंगल होल्ड है वहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, उनको तहसील तक महदूद कर दिया, तो नेचुरली वो सारा का सारा बैठ गया। तो ये सारा किससे है? 148 के ना। तो जुडिशरी ने टोटल फेलियर किया है इस केस में, और अगर उनको चाहिए था कि जब यूनानिमसली पार्लियामेंट ने कर दिया इसको, आइन में तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है, तो उनको कम से कम तो 2001 के फंक्शंस और फाइनेंसेस थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनको प्रिजर्व करते। लेकिन इन्होंने नहीं किया, ये खुद चुंगल में पड़ गए कि जी अगर आप साकिब निसार का फैसला पढ़ें आपको हंसी आएगी। यानी ये खुद आर्बिटर बन गए कि अगर कोई हो ही जाती तो फिर हम बीच में आ जाएंगे। नहीं भाई, आप आईनी तर्जुमानी करें, आपका क्या काम है? आप बैठे हुए पुलिसमैन बन के कि जी आप ये ट्रैफिक सिग्नल ना तोड़ें, आप योर जॉब इज नॉट टू डू दैट, यू आर सपोज्ड टू इंटरप्रेट एंड दैट्स इट. The rest is an implementation issue. Implementation so anyway, they couldn't get out of that. But the point I'm trying to make is that अभी भी वक्त नहीं गया. ये जिधर जाते हैं माशाल्लाह, ये अभी वाली जो फैमिली है, अगली वाली भी आ जाएगी. अब तो वो दूसरों को भी प्यो पुपी दे पुत्र कहने लग पे जो ये अडियाले वाले हैं, क्योंकि उनका भी वही लिंक बन गया जो PPP को पहले तंजिया कहते थे लोग. तो अब ये कि चाइना जाते हैं ये तो ये नून लीग वाले तो कहते हैं जी चाइनीज मॉडल, मलेशिया जाते हैं तो कहते हैं मलेशियन मॉडल, अभी जापान गए हुए तो कहते हैं जापानीज मॉडल. और भाई ये तीनों मॉडल्स में लोकल गवर्नमेंट्स हैं और वो इफेक्टिव हैं. और चाइना में 57% ऑफ नेशनल एक्सपेंडिचर लोएस्ट टीयर ऑफ लोकल गवर्नमेंट करती है. 57% जी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो इसलिए इकोनॉमिक मिरेकल है. तो आपने इकोनॉमिक कॉस्ट सारी तबाह कर दी है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में इनोवेशन होती है. ये अभी जो किताबें लिखी जा रही हैं चाइना के बारे में, चाइनीज मिरेकल के बारे में, वो सारे उनकी मेयर्स की इनोवेशन है, मेयर्स की, नॉट चीफ मिनिस्टर्स. अब प्रॉब्लम ये इतने हमारे पास रिश्तेदार नहीं है, हम क्या करें. अच्छा चलें जी, जुबैर साहब जरा आइए इस पे मुझे ये बताएं कि जो दानियाल बड़ी कन्विंसिंगली बात करें लोकल गवर्नमेंट की, इस पे आपको इस वक्त जो है सिचुएशन, इस सिनारियो में आपको कहीं नजर आ रहा है कि लोकल गवर्नमेंट की तरफ कोई भी माइल है, कोई किसी को भी समझ आ रही है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है इफ वी टॉक अबाउट गवर्नेंस? जी,
देखिए, लोकल गवर्नमेंट जो है, बिल्कुल दानियाल की जो बात है, मैं 100% 100% सपोर्ट करता हूँ। लेकिन लेट्स टॉक प्रैक्टिकल, बिकॉज जो हमारे जो एक नेचर है हमारे, सिर्फ मैं उनको नहीं, शरीफ को या जरदारीज को ब्लेम करूंगा, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे आम फैम लोगों में भी एक हर चीज खुद अपने पास पावर रखने की है। दैट इज वाई पाकिस्तान में 4 मिलिट्री इंटरवेंशन हुए। मिलिट्री का जो प्रोसेस होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है कि एक जगह पावर हो, वहां से बैठ के डिसाइड करें सब कुछ, बजाय कि आप डाउन द रोड इख्तियारात तकसीम करें। सो उसका तो पाकिस्तान के कानून मौजूद है, अब उस पर अमल दरामद कोई करता नहीं है, और अमल दरामद आज तक नहीं हो रहा, क्योंकि जो मिसाल के तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं या उनकी सीनियर मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब, वो फैसला करती है कि चकवाल में पुल बनना है या नहीं बनना, बिकॉज हम खुद अपने पास इख्तियारात रखते हैं, और हम समझते हैं कि हम क्योंकि इलेक्ट होके आए हैं और लोगों की नजरें हमारी तरफ हैं, बिकॉज दिस इज ओल्ड रॉटन सिस्टम, तो हमारा काम लेजिस्लेशन तो वैसे भी ऑर्डिनेंस के थ्रू भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और एक दिन में आप 30 कानून भी पास कर लेते हैं। असल काम वो समझते हैं कि हमारा वो है जो गली मोहल्लों को ठीक करना है, रोड्स बनानी है और दूसरे काम करते हैं। एंड दैट इज व्हाट द एंटायर प्रोसेस, बिकॉज ये एक मेंटेलिटी है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास हुई है पॉलिटिकल क्लास पे, एंड दैट इज वाई दे आर नॉट रेडी टू गिव अप दैट पावर। मैं करप्शन की बात अभी नहीं कर रहा, वो भी एक एलिमेंट होता है कि भाई अगर आपको कोई इख्तियारात ही नहीं होंगे तो आप पैसे कैसे बनाएंगे। सो वो एक एलिमेंट अलग है, और ये एलिमेंट के लिए आप अगर ये सब नहीं करेंगे तो हमारी पावर का क्या होगा। जो हमारे मोहल्ले में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने मुझे इलेक्ट किया, वो चाहते हैं काम, तो मैं कैसे डिलीवर करूंगा। सो दिस इज अ डिलेमा दैट वी हैव, और इसका मेरा नहीं ख्याल है कि आने वाले चंद सालों में इसका कोई हल निकल सकता है। नो वन इज गोइंग टू गिव अप द पावर। अच्छा, तो फिर क्या हम करें? आई थिंक ऑल दिस डिस्कशन, ये जो अभी प्रोविंसेस की भी हुई है, ऑल ऑफ दिस इज एकेडमिक, अनलेस किसी का ख्याल है कि जी वो कह कू के वो चाबी शाबी दे के जल्दी से आप प्रोविंसेस बनवा लें। मुझे समझ नहीं आती। ये तो बहुत क्लियर है कि प्रोविंसेस नए बनेंगे तो यू विल मल्टीप्लाई द प्रॉब्लम, जैसे इंक्रीज द एक्सपेंडिचर विद ऑल दो स्ट्रक्चर्स, एंड कोई डेवोल्यूशन तो नहीं आएगी। नहीं, लेकिन वो बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी फैसला होता है ना नसीम, वो आसान नहीं होता। देयर इज एन अपसाइड एंड देयर इज अ डाउनसाइड। एब्सोल्युटली। अगर हम समझते हैं कि एक कोई भी फैसला है उसमें अपसाइड ही अपसाइड नहीं, नेचुरली जी, सो वहां अखराजात ज्यादा होंगे, लेकिन बहुत सी चीजों में सेटिस्फेक्शन भी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज या मीडिया या जुडिशरी या मिलिट्री नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो है वो अवाम है। अवाम के मसाइल किस तरह से हल होंगे। अवाम को अगर आप ये कहेंगे कि हम इसलिए नहीं आपके मसाइल हल करना चाहते क्योंकि अगर हमने डिवॉल्व कर दिया और इख्तियारात नीचे प्रोविंसेस ज्यादा बना दिए तो उससे अखराजात बढ़ जाएंगे, तो वो तो सवाल उल्टा पूछते हैं कि भाई अभी मुझे क्या मिल रहा है, तो अभी भी तो कुछ नहीं मिल रहा ना। सो अनलेस वी फिक्स द प्रेजेंट सिस्टम, तो इस वक्त तो, और खास तौर पर जो सूबे हैं जैसे सिंध है, इसमें जब तक एक कॉमन चीज नहीं होगी, और कॉमन चीज नहीं हो सकती, मैं किसी को रन डाउन नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बता रहा हूं कि इश्यूज अगर देखे ना, यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स में कॉमन, इंडिया में प्रोविंसेस स्टेट्स हैं, तो उसमें कॉमनैलिटी भी तो कोई चीज होती है ना, या तो एथनिक होती है या कोई कल्चरल होती है या कोई इनकम वाइज होती है। बिल्कुल दो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक अर्बन सिंध और एक रूरल सिंध। एंड इफ वी कंटिन्यू विद द प्रेजेंट सिस्टम, तो जो एक रिएक्शन है, नेगेटिव रिएक्शन, पीपल नॉट बीइंग कनेक्टेड, फाइनेंशियल हब जो है पाकिस्तान का, इट इज डिस्कनेक्टेड विद द रूलर्स ऑफ सिंध, डिस्कनेक्टेड, और ये डिस्कनेक्शन बढ़ती चली जाती है बिकॉज दे डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेकेड्स। इट इज नो कोइंसिडेंस दैट सिंध एंड पर्टिकुलरली कराची को आप ले लें, पिछले 40 साल में कौन सा शहर है जो इंप्रूव ना हुआ। थोड़ा बहुत तो इंप्रूव होते हैं ना, आप पुल देखते हैं, रोड देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, आप इससे अंदाजा लगा लें कि इतना खराब हो चुका है कि 40 साल में नया 5 स्टार होटल पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब में नहीं खुल सकता, नहीं खुला। अनफॉर्चुनेटली टाइम जुबैर साहब खत्म हो गया, वी जस्ट नीड टू वाइंड अप। बट आपका यू मेड द पॉइंट इम्फेटिकली, आपने पहले भी जिक्र किया कि आपको लगता है सिंध की यकीनी तौर पे डिवीजन होनी चाहिए। हमें लगता है कि ये बात रहेगी, इसमें कुछ होने नहीं वाला, ना प्रोविंसेस में, लोकल गवर्नमेंट में हो, तो बेहतर है। कंक्लूडिंग कमेंट क्विकली दानियाल।
आई थिंक जो सारे प्रॉब्लम्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ज़ुबैर साहब कर रहे हैं, और जो रोज़मर्रा में हम देख भी रहे हैं, और गवर्नेंस के इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ये जो पूरा तजर्बा हुआ है पाकिस्तान में, आज भी लोग बहुत अच्छी तरह याद करते हैं। तो ये आर्टिकल 140 इम्प्लीमेंट करने में कोई इतनी बड़ी दुश्वारी नहीं है, ये हो सकती है। और अगर उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट अपना वेट डालेगी, ना कि कोई नया हॉबी हॉर्स बना ले, तो वो एक ट्राइड टेस्टेड अग्रीड अपॉन फार्मूला है। उसमें जो बातें ज़ुबैर साहब ने की उनका भी काफ़ी हद तक हल हो जाता है और गवर्नेंस भी बेहतर हो जाती है। तो हाँ, मेरा ख्याल है, मेरा भी वोट इस पे कि लोकल गवर्नमेंट को बेहतर बनाए, और ज़ुबैर साहब किसी हद तक जो इश्यूज आप आइडेंटिफाई करें दोज कैन बी टेक ऑफ। लेकिन ये तो 3% एक प्रोसेस था। अल्लाह करे कि ये बात आगे बढ़े, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जजमेंट्स भी हैं इसमें, लॉ भी है इसमें, सब कुछ भी है, प्रैक्टिस भी है, और ये लॉजिक भी बड़ी क्लियर कट है इसमें। आपका ज़ुबैर साहब, आपका भी शुक्रिया। दानियाल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।